हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम पृष्ठीय रसायन का अगला टॉपिक अधिशोषण समतापी वक्र एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म कर्व ये पढ़ने जा रहे हैं। तो अधिशोषण समतापी वक्र क्या होते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, स्थिर ताप पर टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, ठीक है, और दाब का प्रभाव देखना है, ठीक है। पहले भी हमने पढ़ा था कि टेम्परेचर को कांस्टेंट रख करके दाब में चेंज करते हैं तो अधिशोषण किस किस कंडीशन में बढ़ता है। ओके, तो स्थिर ताप पर अधिशोषित गैस की मात्रा और साम्यावस्था पर गैस के दाब के मध्य संबंध को अधिशोषण समतापी वक्र से हम समझा सकते हैं, ठीक है। तो बात क्लियर हुई। स्थिर ताप पर अधिशोषित गैस की मात्रा और साम्यावस्था पर गैस के दाब के मध्य संबंध को हम अधिशोषण समतापी वक्र द्वारा समझा सकते हैं। यहां पर अधिशोषण की मात्रा जो है मैं उसको रिप्रेजेंट करूंगा x/m से। जितना पदार्थ अधिशोषित हुआ है वो कहलाएगी अधिशोषण की मात्रा। जैसे देखेंगे, एक कण एक ग्राफ बना रहे हैं हम जो अधिशोषण की मात्रा और दाब के बीच है, लेकिन कंडीशन क्या है, उस समय टेम्परेचर कांस्टेंट है। देखो, ये वाली जो y एक्सिस है इस पर मैंने अधिशोषण की मात्रा को लिखा है x/m। ओके, यहां पर जो x है वो अधिशोष्य की मात्रा है। ओके, किसकी मात्रा? अधिशोष्य की मात्रा। मैं लिख देता हूं यहां पे x अधिशोष्य की मात्रा है। अधिशोष्य मीन्स एड्सोर्बेट। ओके, ओके, और m जो है वो है आपके अधिशोषक की मात्रा। यानी अमाउंट ऑफ एड्सोर्बेंट, ठीक है। तो इन दोनों का जो रेशो होगा वो कहलाएगा अपने अधिशोषण की मात्रा। अधिशोषण की मात्रा। अब एक साइंटिस्ट थे, नाम था फ्रेंडलिच। क्या नाम था? फ्रेंडलिच। ठीक है, इस साइंटिस्ट ने क्या किया, अधिशोषण की मात्रा और दाब में संबंध को गणितीय रूप में प्रस्तुत किया, यानी मैथमेटिकली इसको डेराइव किया और कुछ वक्र बनाए। इसलिए इन वक्रों को फ्रेंडलिच समतापी वक्र भी कहते हैं। अब देखो, एक एक्सिस जो कौन सी वाली थी, y, उस पर तो ले लिया इन्होंने अधिशोषण की मात्रा, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, x/m से। ये ऊपर की तरफ जाता हुआ, यानी अधिशोषण की मात्रा इस पर बढ़ रही है। ओके, ये वाली जो एक्सिस है, x एक्सिस, इस एक्सिस पर इन्होंने लिया दाब यानी प्रेशर। और जब ग्राफ बनाया तो इन्होंने देखा कि ग्राफ इस तरीके से बना। इस तरीके से ग्राफ बना। इस ग्राफ को देखने से आप ये क्लियर कह सकते हैं कि इस ग्राफ के हम 3 पार्ट कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट तो ये देखिए, यहां तक ऐसा लगता है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, और यहां से लेकर के यहां तक सेकंड पार्ट कर दें हम, तो हम यहां लगता है कि कुछ कर्व आ रहा है इसमें। ओके, और इसके बाद में यहां देखें तो ये ऐसा लगता है कि बिल्कुल एक्स एक्सिस के पैरेलल है, बिल्कुल इसके समानांतर है।
तीन कंडीशन, इसको मैं दे देता हूं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। यहां पर कह सकता हूं कि ये निम्न दाब की कंडीशन है, ये मध्य दाब वाली कंडीशन है और ये उच्च दाब वाली कंडीशन है, यानी लो प्रेशर वाली कंडीशन, मीडियम प्रेशर वाली कंडीशन और हाई प्रेशर वाली कंडीशन। तीन कंडीशन है। अब आप देखें इस टाइम हम देखते हैं कि जब प्रेशर 0 था और धीरे धीरे हम बढ़ाते गए यहां तक पहुंचे, तो यहां के अकॉर्डिंग हम देखेंगे ये इतना प्रेशर बढ़ाने से इतना सारा क्या हो गया, अधिशोषण हो गया। यानी जैसे जैसे प्रेशर बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे क्या बढ़ता जा रहा है, अधिशोषण बढ़ता जा रहा है। यानी हम कह सकते हैं x/m प्रोपोर्शनल होगा p के पावर 1 के, या p ही लिख सकते हैं। ठीक है, मीन्स ये है कि p जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे x/m भी बढ़ेगा। अब मैं इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकता हूं, और x/m इक्वल टू k, प्रोपोर्शनल साइन हटा के मैंने k लगा दिया और p, कोई दिक्कत नहीं। तो फर्स्ट कंडीशन में ये हो गया कब, जब हमने क्या रखा है, लो प्रेशर रखा है। तो मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूं, निम्न दाब पर x/m इक्वल टू kp। यस, ये कंडीशन आ गई। तो ये पहला केस हुआ मेरा। अब पहले के बाद मैं अब डायरेक्ट आता हूं किस केस पर, थर्ड केस पर आ जाता है। पहले ये थर्ड केस, सेकंड केस को छोड़ता हूं अभी मैं, थर्ड केस लेता हूं। थर्ड केस में क्या हुआ कि यहां तक हम पहुंचे तो प्रेशर क्या हो गया, बहुत हाई हो गया। तो देखिए यहां तक चलते हैं अपन, यहां से लेके, तो ये देखिए ये वाली कंडीशन और ये कंडीशन। तो बोलो यहां से यहां तक चले तो इतना चलने पर प्रेशर इतना सारा बढ़ा, लेकिन इस एक्सिस को पीछे बढ़ाए तो वो कहां पहुंची, यहां, और इस एक्सिस को भी पीछे बढ़ाए तो भी कहां पहुंची, यहां। इसका मतलब है प्रेशर तो खूब बढ़ा दिया लेकिन अधिशोषण नहीं हुआ, यानी अधिशोषण की मात्रा क्या हो गई, 0 हो गई। यानी प्रेशर पर अधिशोषण की मात्रा डिपेंड नहीं कर रही। तो मैं यहां पर कहूंगा कि जब उच्च दाब हो तो उच्च दाब की कंडीशन में x/m p के साथ कोई संबंध नहीं रखता, यानी p क्या हो गया, p के पावर क्या आ गई, 0। ठीक है, क्योंकि p से इसका कोई रिलेशन नहीं है। अब मैं इसको चाहूं तो और ऐसे भी लिख सकता हूं, x/m इक्वल टू k, और p के नोट लगा हुआ है, इसका मतलब 1 वैल्यू। तो x/m इक्वल टू क्या हो गया, k, यानी कांस्टेंट, यानी अधिशोषण की मात्रा उच्च दाब होने पर क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। सही बात है, क्यों, क्योंकि सतह पर बहुत सारे कण चिपक चुके हैं और सतह पूरी तरीके से क्या हो चुकी है, आवृत हो चुकी है, यानी पूरी तरीके से अणुओं द्वारा ऑक्यूपाई हो चुकी है। अब उस पर क्या और नए कण चिपक सकते हैं, क्या नहीं चिपकेंगे। नहीं चिपकेंगे तो अधिशोषण क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अधिशोषण की मात्रा क्या हो गई, कांस्टेंट। ये बहुत उच्च दाब की कंडीशन है, और वही उच्च दाब इस समय संतृप्ति दाब, ओके, कौन सा दाब, संतृप्ति दाब कहलाता है। ओके, अब आते हैं अपन बीच वाली कंडीशन पे, जिसमें हम बोलेंगे मध्यम दाब। इस कंडीशन में हम कहेंगे x/m प्रोपोर्शनल टू p के पावर। अब p के पावर क्या लगाएं, 1 लगाते हैं तो निम्न दाब की कंडीशन आ जाती है, और 0 लगाते हैं पावर तो उच्च दाब की कंडीशन आ जाती है। तो इनके बीच की लगाते हैं हम इसके ऊपर घात यानी पावर। तो यहां पर जो पावर लगाएंगे वो लगाएंगे 1/m। ओके, तो पावर क्या लगाई अपन ने, p के पावर
1/n। अब यहां पर n की वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं तो 1/2 का मतलब हो गया 0.5, तो 0 से तो ज्यादा और 1 से क्या हो गया कम। ओके, तो बीच की कंडीशन आ गई। अगर यहां पर वैल्यू 2 की जगह 3 रखते हैं तो 1/3 का मतलब हो गया 0.33। ओके, तो इसका मतलब हो गया कि हम यहाँ पर जितनी भी वैल्यू 2, 3, 4 रखते जाएंगे तो हमें वैल्यू 0 से 1 के बीच की मिलेगी, यानी मध्यम दाब वाली कंडीशन आ जाएगी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, या यहाँ पर प्रोपोर्शनल साइन हटाएं तो x/n इक्वल टू k p के पावर 1/n। इसे मैं यहीं पे लिख देता हूं कि क्या हो गया हमारे x/m इक्वल टू k p के पावर 1/n। ये हमारे कंडीशन आ गई, और यही समीकरण, यही इक्वेशन फ्रेंडलिच समतापी समीकरण कहलाती है। ओके, क्योंकि इसी समीकरण से यह भी बन सकती है और इसी समीकरण से यह भी बन सकती है। इसलिए वास्तव में जो फ्रेंडलिच समतापी समीकरण है वो ये वाली समीकरण है, और ये जो वक्र बना है ये फ्रेंडलिच समतापी वक्र है। अब इस समीकरण को हम एक सरल रेखा की समीकरण में बदल सकते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, इस समीकरण में दोनों तरफ log लेते हैं, तो log x/n इक्वल टू log k प्लस 1/n log p। ओके, log तो आपको आता होगा, log x/n, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो log k, और इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, इसलिए वो मल्टीप्लाई का साइन किसमें बदल जाता है, log में कन्वर्ट करते हैं तो प्लस में, तो प्लस में बदल गया। पावर जो होती है वो आगे आ जाती है, तो p के ऊपर जो पावर थी वो कहाँ गई, आगे, और ये क्या बन गया, log p। तो अब हमने इसको चेंज करके किसमें बदल दिया, इस इक्वेशन में। ओके, अब इसके लिए हम देखें तो इसको तो हम बोल देंगे y। सरल रेखा की समीकरण होती है y इक्वल टू mx प्लस c। ओके, तो इसमें ये तो इक्वल हो गया किसके, log x/m के, और यहाँ पर दो चीजें हैं m और x, तो ये तो हो गया आपके m, और ये बाकी का जो बचा हुआ है ये आपके x, तो ये जो बचा हुआ है वो हो गया आपका c। तो यानी इक्वेशन हमारे क्या होगी, y इक्वल टू mx प्लस c, यानी ये सरल रेखा की समीकरण है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। अब इससे हम एक ग्राफ बनाते हैं, तो वो ग्राफ कैसे बनेगा, तो देखते हैं। ये हमने एक ग्राफ लिया है ना, हम वैसे तो इतना सा ही बनाते हैं, लेकिन मैंने इस तरह से बना दिया। ये x एक्सिस है, ये वाली y एक्सिस है, तो मैं इस एक्सिस पे कौन सी वाली है, y, क्योंकि हमने इसको y माना है, और ये m माना था, ये वाला x माना था, और ये जो था ये क्या माना था, c। तो हम यहाँ लिखेंगे log x/m y एक्सिस पे, और x एक्सिस पे क्या लिखेंगे, तो x एक्सिस पे लिखेंगे हम log p, ये log p। ओके, अब ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन, और यहाँ पर n क्या है, बताता है ग्राफ के ढाल को बताता है, स्लोप को बताता है। तो स्लोप कैसा है, यहाँ पर प्लस लगा हुआ है आगे इसके, तो पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब है जो ऊपर की तरफ चढ़ता हुआ हो उसे हम बोलते हैं पॉजिटिव। ठीक है, तो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, c, और ग्राफ इस तरीके से आएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका थीटा, जिसको हम बोलते हैं स्लोप। ठीक है, और स्लोप क्या होता है अपना, tan थीटा। ओके, ये ग्राफ के बारे में आपको मैंने जो जानकारी दी है ये हमारे डिटेल में केमिकल काइनेटिक्स में आएगी। ठीक है, तो केमिकल काइनेटिक्स के टाइम हम इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं।
ठीक है, या फिर मैं एक बार सिर्फ ग्राफ से रिलेटेड वीडियो भी डाल दूंगा, तो आपको पूरी तरीके से y = mx + c से रिलेटेड जितने भी ग्राफ होंगे उन सब की जानकारी मिल जाएगी। तो ये हमारे आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ, अधिशोषण समतापी वक्र, जो किसने दिए थे, फ्रेंडलिच ने। ओके, थैंक यू।